हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। उसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 कंबाइंड है इंडिया बुक का। और अब हम उसमें चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, तो हमने जब चैप्टर 2 में पढ़ा कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था हमारे इंडिया के ऊपर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ऐसे चलते चलते कांग्रेस का थोड़ा सा जो लेवल है, उसकी डोमिनेंस का लेवल है, वो कम होता गया। उन्होंने दोबारा से रीस्टोर करना था अपने पोजीशन को। ठीक है, इंदिरा गांधी जब आएंगे हमें पढ़ेंगे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिससे कि कांग्रेस की जो डोमिनेंस का लेवल था वो कम हो गया। उन्होंने अपनी पार्टी को रीस्टोर करना था, अपनी पोजीशन को। तो वो हम चैलेंजेस पढ़ेंगे कि कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में। वो 1 साल तक बीमार थे। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1964 में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई इंडिया में कि क्या होगा नेहरू जी के बाद। अभी वो ये नहीं सोच रहे थे कि आफ्टर नेहरू हु, कि नेहरू जी के बाद कौन होगा, ये उनके दिमाग में नहीं था। बल्कि वो ये सोच रहे थे आफ्टर नेहरू व्हाट, मतलब कि नेहरू के बाद अभी होगा क्या, हमें करना क्या है। दे वर नॉट अवेयर कि अभी हमारे इंडिया की क्या हालत होगी। ठीक है, तो वो सोचते थे विल डेमोक्रेसी सर्वाइव, कि डेमोक्रेसी अभी रह पाएगी हमारे इंडिया में। मल्टीपल क्राइसिस जो फेस हो रहे हैं, ठीक है, वॉर भी हो गई थी 1962 में। तो जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या वो हैंडल हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी आफ्टर नेहरू जी डेथ। तो 1960 को एक डेंजरस डेकेड बोला जाता है। 1960 को डेंजरस डेकेड बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इंडिया ने फेस की थी। कौन सी प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स। तो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही थी बिटवीन द रिच एंड द लोअर क्लासेस। ठीक है, कम्युनल मतलब जो पर्टिकुलर किसी एरिया पे या रीजनल में डिविजन्स हो रही थी। ठीक है, लड़ाइयाँ हो रही थी, डिविजन्स हो रही थी। तो जो प्रॉब्लम्स हमारे 1960 में फेस हो रहे थे, इसके बाद अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड करना था। तो लाल बहादुर शास्त्री को मेनली चूज किया गया कि आप जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनो। तो नेहरू जी की पहले हम कुछ क्वालिटीज़ पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कैसे वो बने। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर्स थे, मतलब उनके बारे में ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज, कोई प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें वगैरह नहीं थी। वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, बहुत सिंपल से उनका रहन सहन था। देन कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, वो अपने असूलों के पक्के थे, अपने असूलों को वेरी कमिटमेंट, मतलब उनसे उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव था उनका। ठीक है, देन रिजाइंड एज रेलवे मिनिस्टर। जब एक एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने रिज़ाइन किया था एज अ ड्यूटी कि हाँ मैं रेलवे मिनिस्टर था और मेरे टर्म में एक एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। एंड नेहरू जी बहुत डिपेंड हो गए थे जब उनकी डेथ होने वाली थी, तब उस टाइम पे नेहरू जी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। तो ये सब क्वालिटीज़ को अंडरटेक करते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो क्या हुआ, जो के कामराज थे उस टाइम की कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, इंडिया के नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के कामराज। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और बाकी लीडर्स जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कंसेंसस किया, मतलब आपस में बातचीत की, और यूनानिमसली उन्होंने चूज कर दिए लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर। मतलब कोई भी वोट का सिस्टम नहीं हुआ, यूनानिमसली, मतलब अपने आप ही उन्होंने चूज कर दिया कि अभी लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी शास्त्री जी के टर्म में इंडिया को 2 चैलेंजेस फेस करने पड़े। 2 चैलेंजेस जो शास्त्री जी के टर्म में फेस हुए। शास्त्री जी 1964 से 1960 तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे। तो 2 चैलेंजेस कौन से थे कि देखो 1962 में ही हमारी चाइना के साथ वॉर होकर चुकी थी। ठीक है, 2 सालों के बाद शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर पाकिस्तान के साथ वॉर होने वाली थी 1965 में। ठीक है, इनके 1 साल के बाद ही। ठीक है, ये वॉर चैलेंजेस हमारा इंडिया फेस कर रहा था। और सेकंड क्या था, फूड क्राइसिस। मॉनसून जो है वो फेल्ड हो गए थे, ड्रॉट्स थे, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो ये 2 चैलेंजेस शास्त्री जी फेस कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका मतलब था जय जवान जय किसान। जवान किसके लिए? आर्मी के लिए। ठीक है, जो सोल्जर्स लड़ रहे थे वहाँ पे। एंड किसान इसके लिए, जो फूड क्राइसिस फेस कर रहे थे, किसान के लिए। तो उन्होंने दोनों को एक तरह से इंकरेज करने के लिए क्या स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, शास्त्री जी के टाइम पे। और जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर ख़त्म हुई 1965 में, उसके बाद 66 में वो एक समझौता साइन करने के लिए गए थे ताशकंद में। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कंट्री, उसकी कैपिटल ताशकंद। तो उसका नाम क्या था? ताशकंद एग्रीमेंट। ये कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 में। और जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही थी उस टाइम उनका लीडर कौन थे? जनरल अयूब खान। उनके साथ ही साइन करने के लिए, ताशकंद एग्रीमेंट करने के लिए गए थे। ठीक है, उज़्बेकिस्तान में। लेकिन तब वो एक्सपायर हो गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद अभी एकदम से हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होगा वो हम पढ़ते हैं।
तो जब शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है तो कांग्रेस को एक चैलेंज फेस करना पड़ा कि पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे होगी, कि पॉलिटिकली कौन सक्सेस करेगा, कौन अभी दोबारा से आगे आएगा आफ्टर शास्त्री। तो दो जानों के बीच में कंपटीशन होता है, एक मुरारजी देसाई एंड एक इंदिरा गांधी। मुरारजी देसाई उस टाइम कौन थे, सीएम थे ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र तब बॉम्बे को भी एग्जिस्ट बना के बनी हुई थी एंड महाराष्ट्र स्टेट को, मतलब बॉम्बे भी था और महाराष्ट्र भी था, ठीक है, उसके सीएम थे। एंड इंदिरा गांधी क्या थी, पहले तो कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी वो, पास्ट में कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, और नेहरू जी के टाइम पे वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी थी, ठीक है, मिनिस्टर थी। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। अभी जैसे नेहरू जी को ऐसे ही चूज कर लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनको ऐसे चूज नहीं किया जाता। अभी एक सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब सीक्रेट वोटिंग होती है, जिससे कि एमपीज और एमएलएस के बीच में ही, ठीक है, कांग्रेस के जो एमपीज और एमएलएस थे उनके बीच में वोटिंग होती है। एंड इंदिरा जो है वो जीत जाती है। इंदिरा गांधी डिफीटेड मुरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ एमपी, मतलब 2/3 एमपी की वो सपोर्ट के साथ मुरारजी देसाई को हरा के इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, मतलब पीसफुली चेंज आ जाता है पावर में, ठीक है। जो भी लीडर्स थे या जो अपोजिशन लीडर्स थे, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। लेकिन एक रीज़न था, उनके सेल्फ एम्बिशंस और कुछ अपने ही कारण थे क्यों उन्होंने इंदिरा गांधी को चूज़ किया, क्योंकि उसके पास, इंदिरा गांधी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस था। उसको कोई भी, इंदिरा गांधी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाती है इन सब का कुछ पता नहीं था। उनको एकदम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिससे कि उन्होंने सोचा कि दैट वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जो सीनियर कांग्रेस के मैन थे या जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम इसको बना देते हैं एंड शी विल डिपेंड ऑन अस, ताकि सपोर्ट दी जाए, उसको गाइडेंस दी जाए। उनके अपने ही कारण थे कि हमें एक तरह से इनडायरेक्टली शी विल बी डिपेंडेंट ऑन अस। तो ये था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे नेहरू जी के बाद शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, क्यों बनी, कैसे एक सारा प्रोसेस हुआ, ये हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।